हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। यहाँ विषय जो है वो क्या है, आइए जरा उसको एक बार समझते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, पृथक निर्वाचक मंडल पर अंबेडकर से क्यों अलग थे गांधी। अब ये जितना भी स्टेटमेंट लिखा है, आइए पहले इसको समझने का प्रयास करें कि हम आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात यहाँ पर हो रही है। एंड इसका मतलब सिंपल सा ये है कि किसी विशेष वर्ग के लिए उसमें मतदान करने वाले और उससे निर्वाचित होने वाले व्यक्ति एकदम सेपरेट होंगे। मतलब एक व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर व्यवस्था के उद्देश्य से कहीं ना कहीं या उस व्यवस्था के उत्थान के उद्देश्य से जो परिषद है उसमें बैठेंगे, विधानमंडल जो है उसमें बैठेंगे, उनका कार्य उस पर्टिकुलर समुदाय के हित में होगा। अब यहां ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत में सभी समुदाय के हित को एक साथ साधा जाता है, अर्थात हम इन सब दिशाओं में निरपेक्ष रहते हैं जब तक कि कहीं कोई ऐसी आवश्यकता ना पड़े कि कोई बहुत पिछड़ा है और उसे साथ दे करके, हाथ दे करके आगे लाने की आवश्यकता हो। तो ये हो गया पृथक निर्वाचक मंडल। अब इस पे अंबेडकर जी के बारे में हमें चर्चा करनी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बारे में चर्चा करनी है। अब यहां पर अगर हम जातिगत तौर से जानते हैं, क्योंकि जाति से पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, तो जिस समाज में ये हैं उस समाज में कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था। जिस समय के विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस समय के विषयों की भी ध्यान रखें, उस समय संविधान नहीं बना है। एक को हम लोग संविधान निर्माता और दूसरे को राष्ट्रपिता के तौर पर याद रखते हैं, राष्ट्र निर्माता के तौर पर भी याद रखते हैं। हालांकि गांधी जी के राष्ट्र निर्माता वाले तथ्य को लेकर के अंबेडकर जी बिल्कुल पृथक विचार रखते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको इस वीडियो में मैं नहीं कवर करूंगा। और दोनों ही लोग जो हैं वो उस समय तथाकथित समाज जो था जिसमें वर्ण व्यवस्था थी, ऊंच नीच की व्यवस्था थी, तो उच्च वर्ग से ये बिलोंग नहीं करते हैं, उस वर्ग से बिलोंग करते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं, यानी कि भेदभाव का शिकार है। तकरीबन सेम तरीके का समुदाय जहां से ये बिलोंग कर रहे हैं और दोनों के सेम तरीके के कष्ट, लेकिन दोनों के अपने अपने कष्ट निवारण के तरीके अलग अलग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस विषय पर चर्चा करना, ये तो क्यों का बात समझ में आ गया, लेकिन इस विषय पे आज चर्चा करना उपयुक्त क्यों है? करंट अफेयर्स में क्या इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है? हालांकि हम चीज करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, कोई जरूरी नहीं है, पर देखिए आज 21 सितंबर है। पहले तो मैं ये स्वीकार कर लेता हूं कि ये वीडियो जो है आज 21, या हो सकता है जब आप देख रहे हो तब ये 22 सितंबर हो, लेकिन इस वीडियो की उपयोगिता शुरू होती है 20 सितंबर से। तो हालांकि ये 20 सितंबर को आपके पास पहुंच जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अभी भी विलंब नहीं है, क्योंकि ये पूरे सप्ताह की बात है। जिस घटना पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो घटना 20 सितंबर सन 1932 से जुड़ी हुई है। 20 सितंबर सन 1932 आज ही का दिन, मतलब आज ही का ये मतलब जो सप्ताह है वो, इसी सप्ताह में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन किया था। अनशन आमरण था और जिस विषय पर था उसी विषय पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, पृथक निर्वाचक मंडल। उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। पुणे में ये यरवदा जेल हुआ करती है। पुणे में ये यरवदा जेल आज भी मौजूद है, आपको मालूम है, पुणे में काफी प्रसिद्ध जेल है ये पुणे। तो पुणे की जो ये यरवदा जेल है, यहां पर उन्होंने अनशन शुरू किया था और पूरे सप्ताह तक इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, इसलिए अभी भी विलंब नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। तो आइए इस दृष्टिकोण से आइए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। प्रतिज्ञा प्लस बैच, लॉन्ग टर्म बैच वर्ष 2026 के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो वर्ष 2026 के लिए अभी पर्याप्त समय है। तो आप एक विधिवत प्लानिंग के साथ तैयारी कर सकते हैं, और विधिवत प्लानिंग के साथ जब आप तैयारी करते हैं तो मेरा सुझाव यहाँ पर ये हो जाता है
कि आप लोग जो है इसे इस रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ हम जीएस की प्रिपरेशन करें बल्कि ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन करें, और इसी को हम बोलते हैं कॉम्बो। तो ये कॉम्बो बैच जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा 39,999 में 24 सितंबर तक। ये बात आपको ध्यान रखनी, 24 सितंबर तक। तो जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा है देख लीजिएगा, विरत लाइव कोड है। शाम 6 बजे से ये बैच शुरू हो जाएगा। 27 सितंबर से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और ये अभी आपको ये बैच जो है बेसिकली अगर देखा जाए इसमें तकरीबन 10,000 के आसपास का आपको ऑप्शनल मिल जाएगा और 30,000 के आसपास का जीएस मिल जाएगा। तो जीएस का ही पोर्शन इसमें तकरीबन 33,000 के आसपास हुआ करता था। तो एक तरीके से देखा जाए, और इसका पोर्शन जो है वो 14,999 होता था, नहीं 15,000 होता था। तो 5,000 कहीं ना कहीं यहाँ कम हुए, 3,000 यहाँ कम हुए, 7,000 का सीधे जो है आपको सक्सेस कार्निवाल ऑफर के तौर पर ये एक कॉम्बो बैच में अवेलेबल कराया जा रहा है। एंड विद द सेम कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, सक्सेस कार्निवाल के लिए लॉन्ग टर्म बैच 2027 का जो है वो भी अवेलेबल है 36,999 में। आप यहाँ पर भी विरत लाइव कोड का प्रयोग यूज कर सकते हैं। ये भी प्रतिज्ञा प्लस बैच है, यानी आपको 11,000 रुपए प्रति माह जीतने की यहाँ पर आपको अवसर है। प्री निकलने पर आपके फी रिफंड हो जाएगा। बाकी सारी चीजें हम यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, क्लासेस, नोट्स, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इससे जुड़ सकते हैं विरत लाइव कोड लगा करके, ठीक है। और अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए विरत लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस ऑफर का लाभ उठाते हुए अब मात्र 21,499 में इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। हर हफ्ते इसमें भी 11,000 रुपए जीतने का मौका है। सो चलिए, 22 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है और ये आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे से शुरू होगा। ऑप्शनल में भी सारी चीजें उपलब्ध हैं विरत लाइव कोड के साथ में, और हो सकता है कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक ये दिन आया है। 22 तारीख को सुबह 11 बजे हम लोग यहाँ पर एएन कॉलेज पटना में हैं और इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, परिप्रेक्ष्य यही है। परिप्रेक्ष्य क्या है? अंबेडकर और गांधी, अंबेडकर और गांधी जी, इनके ऊपर चर्चा का विषय। और चर्चा का परिप्रेक्ष्य मैंने आपको पहले बताया, पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर के। किसको लेकर के है? पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको लेकर के विचार है। 20 सितंबर 1932 महात्मा गांधी पुणे की यशोदा जेल में अनुसूचित जातियों के लिए, जिनको हम आज अनुसूचित जाति कहते हैं, उनके लिए एक सेपरेट निर्वाचक मंडल के कुछ कानून जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किए थे, जिसको सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है, वो प्रस्तुत किया था। और उसी के विरोध में उन्होंने आमरण अनशन किया था, जबकि इस कानून का समर्थन जो है वो अंबेडकर जी ने किया था। ये एक बेसिक चीज है जिसके बारे में हम जानेंगे। अब इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो है आपका सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड। और इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अभी हम करेंगे। इसके आधार पर अनशन हुआ, उस अनशन को केवल मैं कवर कर रहा हूं। अनशन का कारण सिर्फ और सिर्फ विरोध था। किस चीज का विरोध? कि हमें ये अवार्ड नहीं चाहिए। और ये विरोध किया गांधी जी ने, विरोध अंबेडकर जी ने नहीं किया। अंबेडकर जी ने इस चीज का समर्थन किया। अब क्योंकि गांधी जी ने इस कम्युनल अवार्ड का विरोध किया, अंबेडकर जी ने समर्थन किया, तो बट नेचुरल है कि गांधी जी और अंबेडकर जी आपस में भी यहां पर विरोधाभासी आपको दिखेंगे। तो ये भी एक विरोध है। तो गांधी जी वर्सेस क्या हो गया यहां पर, अगर आप देखेंगे तो अंबेडकर जी हो गए। तो आज हम इसी दिशा पे केवल बात करेंगे। इससे आगे की भी एक दिशा है जिसको हम लोग बोलते हैं पूना समझौता। पूना समझौता की कुछ बातें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पूना समझौता के बारे में 24 तारीख को आपको एक सेपरेट वीडियो ऑन ओनली पूना पैक्ट के ऊपर हम देंगे, वो एक अलग वीडियो होगा। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, और शुरू से शुरू होने वाले इस इतिहास को हम थोड़ा इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि हमें चीज़ें
थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ें हमें समझनी है, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अगर हम सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, अंबेडकर जी की बात करते हैं, तो अंबेडकर जी जो हैं वो उस समय की तथाकथित पिछड़ी जाति से बिलोंग करते थे। इनके पिता जो हैं श्री रामजी मालोजी सकपाल, जो इनके पिता हैं रामजी मालोजी सकपाल आपके पिता हैं, और इसी वजह से इनका नाम भीमराव है, भीमराव है, तो भीमराव सकपाल जो है वो टाइटल लगाते थे अपने नाम के आगे। भीमाबाई जो है इनकी माता जी का नाम है। टोटल 14 भाई बहन हुआ करते थे, लेकिन परिस्थितियों वश केवल 3 बेटे और 2 बेटियां यानी 5 संतानें जीवित रहे। स्कूली पढ़ाई हुई इनकी, लेकिन स्कूली पढ़ाई में एक खास डिस्क्रिमिनेशन था जो इन्हें झेलना पड़ता था, और वो डिस्क्रिमिनेशन सोच के देखिए वैसा, जबकि इनके पास में पढ़ने के लिए संपन्न है, वो स्कूली पढ़ाई में सक्षम हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि जिस जाति से बिलोंग करते थे वह एक अस्पृश्य जाति है, अनटचेबल प्रैक्टिसेस उस समय बहुत हुआ करती थी, तो एक अस्पृश्य जाति से होने के कारण विद्यालय में उन्हें अलग बिठाया जाता था। लाइकवाइज सारे लोग एक साथ अलग पढ़ रहे होंगे क्लास में, और एक विद्यार्थी अलग पढ़ रहा होगा, एक अलग बैठ करके पढ़ रहा है, सेपरेट। और यहां तो फिर भी एक बात दिखाई गई है, इन्हें कमरे के बाहर बैठाया जाता था, इन्हें कमरे के बाहर, मतलब उस समय अनटचेबलर्स जो है वो कमरे के बाहर बैठ के पढ़ते, तो टीचर उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते। ऐसा नहीं कि चलो बाहर से पढ़ रहे हैं तो जैसे इनके ऊपर दृष्टिपात हो रहा है वैसे इनके ऊपर भी दृष्टिपात हो, ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण टीचर हुआ करते थे तो वो केवल ब्राह्मण शिष्यों को ही शिक्षा देते थे। और यहीं तक अब सोचिए कि इनको अपने हिसाब से बस उनकी कही गई बातें, जो बोर्ड पे लिखी जा रही चीजें, उसको पढ़ना है, खुद से सीखना है, सुनना है, समझना है, और अपने हिसाब से उसको कंठस्थ करना है। कोई सहायता नहीं दी जाएगी और कुछ भी। और इसके अलावा यहां तक स्थिति खराब है कि इनको पानी अगर पीना है तो पानी पीने के लिए एक अलग पात्र रखा होगा दूर, जिससे केवल इन्हीं जाति के लोग जो है वो पानी पी सकते हैं। और उस कष्ट से ये भी गुजरे, बाबा साहेब भी गुजरे। आप इन्हें प्यार से बाबा साहेब कहते हैं और गांधी जी को बापू जी कहते हैं, एक ही बात है। तो वहां ऊंची जाति का एक व्यक्ति जो है उस पात्र को छूना भी नहीं है। मतलब एक तो वो पात्र अलग रखा है जहां से आपको पानी पीना है, वो पात्र छूना भी नहीं है। उसको पानी पिलाने वाला कोई व्यक्ति आएगा, वो पानी डालेगा, आप ऊपर से पानी पिएंगे, ऊपर से वो डालेगा, पानी पिएंगे आप। कितना अजीबो गरीब बात है, पानी छीट रहा है, कपड़े खराब हो रहे हैं, मुंह पे गिर रहा है, तो हीनता को प्रदर्शित करता हुआ। और इसके अलावा भी एक कंडीशन है, क्योंकि पात्र छू लेंगे आप पवित्र हो जाएगा, पानी भी पात्र भी। और जनरली ये पानी पिलाने का काम स्कूल के चपरासी किया करते थे, प्यून। और वो अगर नहीं है स्कूल में तो फिर उनको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है, ये प्यासे भी रहेंगे अगर वो नहीं है तो। कहा जाता है कि पढ़ाई में ठीक ठाक थे, और इनके नाम के आगे अंबेडकर लगने की भी एक ऐसी ही कहानी है कि एक ब्राह्मण शिक्षक हुआ करते थे, महादेव अंबेडकर, उनका नाम इन्होंने लिया था और बाद में ये अंबेडकर के नाम से जाना जाने शुरू हो गए। 1908 में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के एल्फिंस्टन कॉलेज में भेजा गया। वहां पर वजीफा प्राप्त करना आसान काम नहीं था, तो बड़ौदा के गायकवाड़ हुआ करते थे, वो ब्राह्मणों को इस तरीके का वजीफा दिलवाते थे। तो वहां से इनको जो है वजीफा मिला किसी तरह। कुछ लोग कहते हैं ऐसा, इसकी वास्तविक सच्चाई को मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शायद उनके नाम के आगे जो अंबेडकर या अंबेडकर जो शब्द लगा था, उसी कारण जो है इनको वजीफा दे दिया गया था गायकवाड़ शासक के द्वारा। तो ये स्ट्रगल है इनिशियल एक जाति वर्ग के बच्चे के द्वारा जो किया जा रहा है।
और कुछ ऐसा ही स्ट्रगल एक और दूसरे व्यक्तित्व का देखिए, गांधी जी का। गांधी जी के स्ट्रगल को आप साउथ अफ्रीका में जाकर के देख सकते हैं। वो सारी चीजें जो अम्बेडकर जी के साथ घटित हुई, वैसी कुछ चीजें गांधी जी के साथ भी घटित हुई होंगी। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम चीजों को जानते हैं तो हमें मालूम है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो उन्हें भेदभाव का वहां सामना करना पड़ता है। फर्स्ट श्रेणी जो है, प्रथम श्रेणी जो है, उसका टिकट है, उसके बावजूद उन्हें बैठने नहीं दिया गया। थर्ड श्रेणी के डिब्बे में जाते हैं तो वहाँ से भगा दिया गया। फिर वो जो पायदान है उस पर बैठ के यात्रा करते हैं, वहाँ से उनके ऊपर क्रोध किया गया, उन्हें धक्के मार के गिरा दिया गया। फिर किसी तरीके से वो वहाँ की उस शहर की गलियों में घूमते हैं कि कोई होटल मिल जाए, हम रात बिता लें। घनी रात में काम किया गया तो वहाँ पर कोई होटल नहीं मिल रहा है उन्हें, झगड़ा कर रहे हैं सब लोग, उनसे मारपीट कर रहे हैं, होटल्स उनके लिए नहीं खुल रहे हैं। तो ऐसी ही घटना जो है आपको गांधी जी के लिए भी देखने को मिली, और ये भी दिखाती है अस्पृश्यता की एक झलक। तो दोनों ही महान जो लोग हैं, दोनों को ही अपने अपने समय में एक टिपिकल अनटचेबल प्रैक्टिसेस जो हैं उनसे गुजरना पड़ा, और ये एक प्रकार का अन्याय है। भारत में जब हम देखते हैं कि पिछड़े जाति का जब प्रश्न बनता है तो अंबेडकर जी जो हैं उनका नाम जरूर आता है, और फिर साथ में गांधी जी का भी नाम आता है। समता के लिए बात करी जाए, आपने देखा कि अंबेडकर जी ने एक बार मनुस्मृति जो है उसका दहन किया था 1927 में, 25 दिसंबर 1927 अंबेडकर जी ने मनुस्मृति दहन किया था, क्योंकि उसमें समता मूलक बातें उन्हें नहीं लगती थी, नजर नहीं आती थी। और यहां एक चीज हमको और ध्यान रखने की जरूरत है कि अब जिस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं वो परिप्रेक्ष्य आ चुका है 1930 के आसपास का, 1930 के आसपास का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो हुई हैं, आपको मालूम है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं। आप में से कुछ लोग अगर योग्य हों और मन लगा के अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, कब कब कौन कौन सी हुई। नहीं सही तो ईयर ही केवल बता दीजिएगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स ने इन चीजों को क्यों आगे बढ़ाया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकेंड हुई उसके बाद कम्युनल अवार्ड जो है उन्होंने दिया, उसके पीछे के इतिहास को जरा समझिए। तो ऐसा कुछ है कि भारत जो है उस समय, भारत में जो दलित वर्ग जो है उसका जो प्रश्न है वो एक तरीके से अंबेडकरवादी उसका रिप्रेजेंटेशन होना शुरू हुआ था। और उसका रीजन ये है कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि जैसे 1927 में अंबेडकर जी ने क्या किया, मनुस्मृति का दहन किया, मनुस्मृति का दहन किया। तो मनुस्मृति का दहन एक सिंबॉलिक घटना है इस बात को रिप्रेजेंट करने की कि जो चीज समता नहीं सिखा सकती वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। एक पर्टिकुलर समुदाय गठित होना शुरू होता है, यूनिफाइड होना शुरू होता है। तो जब कोई समुदाय बनना शुरू होता है, जब कोई समुदाय बनना शुरू होता है, देखिए आप इस चीज को भी समझने का प्रयास कीजिए। ब्रिटिशर्स सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हैं, ब्रिटिश सिर्फ ब्रिटिश है और वो क्रिश्चियन है। और हमारे यहां हम भारतीय जो हैं सिर्फ भारतीय नहीं हैं, हम भारतीय भी हैं, हम हिंदू भी हैं, हम मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। इतने प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन और भी ज्यादा और भी कुछ, ये सब है। समझ में मेरी बात आ रही है ना? और ब्रिटिशर्स सिर्फ ब्रिटिशर्स हैं। तो जब ब्रिटिशर्स हैं तो उन्हें लगता है कि एक प्रकार की कौम, एक राष्ट्र होगा, और यहां तो कई प्रकार की कौमें हैं। तो ये जो समुदाय है, मतलब अब जो आप पिछड़ा समुदाय देख रहे हैं, पिछड़ा समुदाय जो है वो ब्रिटिशर्स को एक कौम के तौर पर दिखाई देना शुरू हो गया है। इसको आप ऐसे समझिए कि अब ये 1927 के आसपास की बात कर रहे हैं। जैसे पहले देखिए आप 1885 से 1905 के बीच में ब्रिटिशर्स ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम एक कौम है जिसको हम अलग एहसास करा सकते हैं। 1888 से उन्होंने अलग एहसास कराना शुरू किया और उसका परिणाम 1805-06 में दिख गया।
मुस्लिम लीग का गठन करके। अंततः उन्होंने उस कौम के ऊपर हाथ रख करके उसे एक सेपरेट भावना के अंदर भर दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत का विभाजन हुआ, और उसमें वो सफल हुए। अब आज 1927 तक तो सफल हो गए ना। ब्रिटिशर्स अगेन देख रहे हैं कि ये भी एक कौम हो सकती है, यहां संभावना दिख रही है, और इसको भी हम एक पृथक राष्ट्र की मांग की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आज की डेट में हम कहें कि मुस्लिम्स ने पृथक राष्ट्र की मांग करी और एक देश के रूप में पृथक हुए भी, तो इसके पीछे जो मोटिव काम किया वो किसका किया? ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स का किया, अंग्रेजों का किया। उन्होंने उनके अंदर वो भावना भरी कि तुम एक सेपरेट राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करते हो, एक सेपरेट स्टेट की मांग क्यों नहीं करते हो। तो वही मांग का स्कोप अब यहां पर ब्रिटिशर्स को दिखना शुरू हुआ है। मुसलमानों के बाद दलितों को भी इसी दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए अब मैं मुद्दे पे वापस आ रहा हूं, तो पृथक निर्वाचन दे करके, क्योंकि इससे पहले आपको मालूम है कि 1909 एंड 1919 ये टिपिकली ये दो रिफॉर्म्स के तौर पर जाने जाते हैं, और इन रिफॉर्म्स में यही तो था, पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल यही तो था इसमें, और खास तौर से मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसा ही कुछ अंग्रेज आजमाना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांग को देखते हुए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने दलित समाज की मुक्ति के लिए अलग राह खोजना चाहते हैं, और वो क्यों फिर ब्रिटिशर्स की इस बात में सहमत हो रहे हैं? देखो, लगने में, देखने में ऐसा लगता है कि जब इन्होंने पृथक निर्वाचक माना, पृथक निर्वाचक मंडल माना, तो आपको ऐसा लगता है कि वो अंग्रेजों की बात मान रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बात यह कि उन्हें यह बिलीव है कि किसी व्यक्ति का उत्थान राजनीति के मार्ग से हुए बगैर कैसे हो सकता है। आप सोच के देखिए कि जो कानून का निर्माता है, अगर उस कानून के निर्माण के मंदिर में या स्थल में किसी सेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला या उसकी बात करने वाला या उस पर चर्चा करने वाला है ही नहीं, तो उस पर कभी बात ही नहीं होगी। जब तक बात नहीं होगी उस चीज की, तब तक उसका उत्थान कैसे होगा? इसलिए राजनीति से होकर के रास्ता गुजरना है। इसलिए वहां पर उनकी मांग है, और इसी मांग को ब्रिटिशर्स ने पहचान लिया है। तो आम लोगों को यह देखने में लग रहा है कि अंग्रेजों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं भीमराव अंबेडकर। अब ये चीज एक हो या ना हो, अच्छा, इसके कोई साइन तो दिखते नहीं है, सिंबल तो दिखते नहीं कि हाँ ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजों से प्रेरित थे या प्रेरित नहीं थे, पर एनालिसिस करने से तो लगता है कि वो उनकी अपनी खुद की मांग थी, जिसको शायद ब्रिटिशर्स ने अपना चोला पहनाया 1932 में। पर जो भी है, इससे विभाजन तो बढ़ रहा है ना, विभाजन की राह तो आ रही है। महात्मा गांधी उस समय एक राष्ट्रवादी चिंतक के तौर पर प्रसिद्ध हो चुके थे। निस्संदेह अंबेडकर जो है वो दलित उत्थान के चिंतक के तौर पर जाने जाते थे, उतना ही महात्मा गांधी उस समय राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में प्रसिद्ध थे। और उन्हें यह पूर्णतः एहसास था कि अंग्रेज विभाजन की एक नई लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं इस चाल में। इसीलिए गांधी जी जो है वो आमरण अनशन पर बैठे, और इस तरीके के राष्ट्रीय विभाजन को रोकने का उन्होंने प्रयास किया। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब गांधी जी से मुलाकात करी, बात करी, तो उनको कुछ चीजें अंडरस्टूड हुई। ऑल्दो ही वाज वेरी रिजिड अबाउट कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए और वो हमें मिल रहा है, एंड दैट डजंट मैटर कि ये चीजें विभाजन की तरफ जाएंगी भी या नहीं जाएंगी। बट जब उन्होंने समझाया कि कैसे जाएंगी, तो वो अंडरस्टूड भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अंडरस्टूड होते हैं। अब लोग इसको अलग अलग आयामों से देखते हैं, एक अलग बात है। पूना पैक्ट एक्चुअली यही है, जिसमें भारत की उस संभावित विभाजन की समस्या का एक तरीके से हल ढूंढा गया। एक बार सोच के देखा आपने कभी कि अगर पूना पैक्ट फेल हो गया होता, गांधी जी ने अंबेडकर से समझौता नहीं किया होता, निस्संदेह आज एक और विभाजन होता देश का। इसकी प्रबल संभावना थी।
और इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जितना योगदान गांधी जी का है कि उन्होंने अनशन करके ये जो सांप्रदायिक पंचाट है इसको कैंसिल करवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, उतना ही योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी है। वो इस चीज को एटलीस्ट समझ सकते हैं और उन जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति से अपेक्षा है ही थी ही, तो उन्होंने इसे समझा और इस तरीके के भविष्य के विभाजन को रोक लिया दोनों लोगों ने मिलकर के। और किसी को लगे कि इस बात की क्या गारंटी है कि यह विभाजन होता ही, तो आप उसका उदाहरण यहां से देख सकते हैं। आखिरकार इसी काम में अंततः अंग्रेज सफल हुए, जाते जाते विभाजन करके ही गए। तो ये गांधी अंबेडकर विचारों का संगम है जिसकी वजह से भारत इस आधार पर एटलीस्ट विभाजित नहीं हुआ, है ना, और एक पाकिस्तान की तरह एक अलग कोई समाज नहीं बना। इसमें काबिल है, ये तारीफ करने लायक चीज है। अब यहां पर क्योंकि हम विचार समझ रहे थे और हम उसी दिशा में चल भी रहे थे लगातार और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, गांधी जी का विचार थोड़ा सा समझना होगा, गांधी जी का एस्पेक्ट हमको समझना होगा कि क्या गांधी जी ने सिर्फ इसी विचार से कि राष्ट्र ना टूटने पाए और उन्होंने अंबेडकर जी का विरोध किया, और ऐसा राष्ट्र जुड़ा हुआ पा करके भी क्या किया जा सकता है जिसमें आज भी अगर दलित पिछड़ा रहे तो क्या गांधी जी का वो सही स्टेप था? तो यहां इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें गांधी जी के को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किन परिस्थितियों में गांधी जी ने दलित प्रश्न को हल करने की कोशिश करी है? अब आप सोचिए, जिस समय ये काम हो रहा है, जिस समय सांप्रदायिक पंचाट आ रहा है, आपको मालूम है कि सांप्रदायिक पंचाट जिस समय आया, कम्युनल अवार्ड जिस समय आया 1932 में, ये देन है द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। और द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा तो ये जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी कि इससे पहले जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन जो आया था, जो जबरदस्ती यहां पर आया और इसका विरोध किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी उसने जैसी तैसी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके भेजी। उस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर से एक रिफॉर्म लाएंगे, लाइकवाइज 1909 और 1919। तो इट वाज ओनली अबाउट टू डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, जिससे कि हम आगे का रिफॉर्म लेके आ सकें। बट एक्चुअल बात यह थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिस समय हुआ था, तो ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका दूसरा आयाम यह भी था कि 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन भी तो शुरू किया था, और वो नमक आंदोलन इतना तीव्र चला था कि उस समय उस आंदोलन को समाप्त करने का एकमात्र उपाय था गांधी जी। गांधी जी को मनाने के लिए इरविन पैक्ट इसी की एक कहानी का हिस्सा है, और उसी के तहत सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती है तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करने जाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये समय है, उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट आया। तो जिस समय ये सिचुएशंस हैं एक्चुअली, उस समय गांधी जी का जो नमक आंदोलन है वो ढलान की तरफ आया है, और गांधी जी को इंग्लैंड बुलाया गया है। और गांधी जी जब इंग्लैंड जाएंगे तो बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के साथ साथ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी बात करेंगे। अल्पसंख्यकों का मुद्दा जो है उस पर भी बातचीत चलेगी, क्योंकि फेडरल इंडिया की बात यहां पर भी चल रही है, उत्तरदायी सरकार की बात चल रही, तो उसमें अल्पसंख्यक जो क्वेश्चन है वो भी बात होगी। और जब अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर चर्चा उस सभा में होनी शुरू हुई, तो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और जब इन्होंने इस मुद्दे को उछलता हुआ देखा तो उसमें अपनी शय प्रदान करी, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से मुस्लिम्स जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और सरकार उन अल्पसंख्यकों का ख्याल रखना चाहती है, वो जो आपके भारतीय ही हैं और तो कोई है नहीं, भारतीय रेफरेंस में वो बोल रहे हैं, वैसे ही दलित जो हैं वो भी अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने दलित को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया।
और जैसे ही इस दिशा में विचार मुड़ा, गांधी जी पहले ही देख चुके थे कि मुस्लिमों के हित में बात करके ब्रिटिशर्स ने क्या परिणाम दिए हैं। तुरंत उन्होंने कहा कि ये दरार डालने वाली बात यहां नहीं होगी और ये हमारा पर्सनल मैटर है, डोंट ट्राई टू एंटर इन इट। 17 नवंबर, इसके सबके बावजूद भी इसका पुरजोर विरोध किया, सभा भंग हो गई, खिन्न होकर के गांधी लौट आए। लेकिन ये सब जो चीजें हुई, जो घटना घटित हुई, इसमें एक राइटर हैं हरिभाऊ उपाध्याय, उन्होंने लिखा कि 17 नवंबर को उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के लिए गांधी जी के विरोध के बावजूद मंजूरी दे दी। और उस समय मांग ये थी यहां पे, और क्योंकि इस वर्ग को रिप्रेजेंट करने का काम B.R. अम्बेडकर जी कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय जो यहां मांग थी वो क्या थी? वो थी पृथक निर्वाचक मंडल की, पृथक निर्वाचक मंडल की। क्योंकि अंबेडकर जी का यह मानना था कि हमें ब्रिटिशर्स से कुछ नहीं चाहिए और हमें कांग्रेस से भी कुछ नहीं चाहिए, हमें खुद के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, और खुद करने के लिए खुद होना पड़ेगा राजनीति में। राजनीति में ब्रिटिशर्स हैं, राजनीति में कांग्रेस है, राजनीति में दलित कहां है? ब्रिटिशर्स का भी उत्थान हो रहा है, कांग्रेसियों का भी उत्थान हो रहा है, दलितों का उत्थान कहां हो रहा है? तो हमें भी वही होना पड़ेगा और हम खुद होंगे। इसलिए हमें अपना एक अलग, हमें अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमारा पृथक निर्वाचक मंडल होगा। लेकिन गांधी जी इस चीज को पहचान गए कि ये मांग बहुत गलत दिशा में कर बैठे हैं भीमराव अम्बेडकर जी। उद्देश्य सफल मतलब ठीक है, उचित है, उसमें कोई दो राय, लेकिन मांग गलत हो गई है। गांधी जी ने खूब प्रयास किया वहीं पर रोकने का, लेकिन रुके नहीं। वापस आए गांधी जी ने, फिर से आकर के अपना आंदोलन शुरू कर दिया, सेकंड फेज उसका, और गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रख दिया गया। और जब गांधी जी इसी सब सिचुएशन के साथ, जब गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया, जब उन्हें यरवदा जेल में बंद किया गया, उसी जेल में उन्हें पता चला कि ऑफिशियली रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। दैट इज वाई तब जाकर के 20 सितंबर को, जिसकी मैंने बात इस सेशन के शुरुआत में करी, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी जो हैं वो क्या हो गए? धरने पर बैठ गए। और ये आमरण अनशन था, आमरण अनशन। उस समय वापस आ चुके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी, और इस सब घटना का उनसे कोई रिलेशन नहीं था। वो, उनको जो चाहिए था वो मिल गया था उन्हें, और वो अब दलितों के लिए काम करने के लिए आगे योजना बना रहे थे। बहुत सारे लोगों ने, जब गांधी जी ने अनशन किया, तो जो दलित है वो दो तरीके का दिखाई दिया। एक जो अंबेडकर के पक्ष में अपने सुनहरे भविष्य को देख रहा है, दूसरा जो इस प्रबुद्धता को समझ रहा है कि भले ही सुनहरा भविष्य आगे होगा पर भारत से अलग होके होगा। एक श्री राजा करके व्यक्ति हैं, वो भी गांधी जी के समर्थन में, वो दलित नेता हुआ करते थे। और गांधी जी जैसे ही अनशन पे गए, वैसे बहुत सारे ऐसे काम कि नहीं, जो भी है हम दलित को अलग नहीं होने देंगे, हिंदुओं में विभाजन नहीं होने पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो यूनिफिकेशंस को दिखाते हैं। जैसे उस समय यह प्रचलन हुआ करता था कि दलित मंदिरों में प्रवेश नहीं करेंगे। गांधी जी अनशन पे गए तो सभी मंदिरों के दरवाजे खोले गए सभी हरिजनों के लिए। हरिजन शब्द गांधी जी ने दिया था दलितों के लिए। गांधी जी ने अस्पृश्यता के लिए एक सबसे मांग करी, अस्पृश्यता को खत्म करने की। तो जिस दिन उन्होंने अनशन किया 20 सितंबर 1932 को, देश में न जाने कहां कहां लोगों ने प्रार्थना सभाएं रखी, और ये सब कार्यक्रम जो है, रचनात्मक कार्य, जो अस्पृश्यता के खिलाफ रचनात्मक कार्य होने चाहिए थे, वो 20 तारीख से बड़ी तेजी से अक्रॉस द इंडिया जो है होने शुरू हो गए। लेकिन गांधी जी की मांग सिर्फ इस चीज पर जाकर के टिक गई कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग उस समय के वरिष्ठ जो नेता, दलित नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब तक वापस नहीं लेंगे हम खत्म नहीं करेंगे। 5 दिन बीत गए
और अंबेडकर जी की तरफ से इस तरीके का कोई हलचल नहीं दिखा कि वो गांधी जी के इस तरीके की मांग से कोई सहमत हैं। इनफैक्ट ये रिफ्लेक्शंस, जैसे अब गांधी जी जो हैं जब अनशन पर बैठे तो उस अनशन की जो खबर है, अनशन जो है उसको कवर किया गया तमाम सारे समाचार पत्रों में, और इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से अंबेडकर को यह पता चलना शुरू हुआ कि गांधी जी ने मेरे ही इस डिमांड के खिलाफ में क्या कर दिया, आमरण अनशन कर दिया। तो सबसे पहले तो गांधी जी का उन्होंने विरोध किया कि ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात, ये तो जिद हो गई। जब आप हमसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में नहीं जीत पा रहे हैं तो आप जिद पे उतर आए। आप एक बड़े नेता हैं, आपके पीछे पूरी दुनिया है, मालूम है कि आपको कुछ होगा तो इसका ब्लेम मेरे ऊपर ही आएगा कि तुमने अपनी जिद के चक्कर में एक महान हस्ती को मरने दिया। पर ये तरीका नहीं है अपनी बात मनवाने का, ये तो जबरदस्ती गांधी जी अपनी बात मनवा रहे हैं। फिर भी जब ये 5वें दिन तक स्थिति पहुंच गई तो तमाम कांग्रेस के अन्य नेता थे, मदन मोहन मालवीय इत्यादि भी और भी लोग हैं, उन लोगों ने जाकर के थोड़ा सा प्रेशर भी बनना शुरू, थोड़ा क्या काफी प्रेशर बनना शुरू हुआ अंबेडकर जी पे कि आप मिलने तो आपको जाना चाहिए, एटलीस्ट वहां पे बात तो करनी चाहिए। और कई सारे सवर्ण नेता भी थे, अंबेडकर जी भी थे, कांग्रेस के भी कुछ नेता थे, उन सब लोगों ने फिर मिल करके एक योजना बनाई और मुलाकात जो है वो हुई। अब जब मुलाकात हुई तो मुलाकात गांधी जी तो 5वें दिन तक बहुत ही एकदम निढाल हो चुके थे, तो गांधी जी की ओर से कुछ कांग्रेसी नेताओं ने अंबेडकर जी के साथ गांधी जी की मंशा से जो है वो चर्चा करी, प्लानिंग बनी, प्लानिंग एक्सेप्ट की गई, और इस प्लानिंग में इस अनुसार प्लानिंग बनाई गई कि आपको अपने वर्ग के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, राइट। तो इस सभा में जो योजना बनाई गई उसमें एक योजना ये बनी कि दलित जाति जो है उसने पृथक निर्वाचन मंडल का जो मांग है उसका परित्याग कर दिया। पृथक निर्वाचक मंडल जो है इस मांग का क्या किया, इसका परित्याग किया, और आम हिंदुओं के साथ मिलकर के ही काम यहां पर किया जाएगा। अब ये चीज स्वीकार कैसे हुई, इस प्रकार से हुई कि सवर्ण हिंदुओं ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पृथक निर्वाचक मंडल जब बनेगा तो उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैंजे मैकडोनाल्ड है उसने सेपरेट सीट्स, आपने जब इनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल बना तो इनके लिए सेपरेट सीट्स जो है वो सुरक्षित की गई होंगी। तो इस समझौते में क्या गया, जितना अंग्रेजों ने अपनी सभा में आपको सीट देने की बात करी है, पृथक निर्वाचन से जितनी आपको सीटें मिल रही हैं, दलितों को जितनी सीटें जानी चाहिए, उससे 2 गुनी सीटें जो हैं वो संयुक्त निर्वाचन में आपको देंगे। जितनी पृथक निर्वाचन में सीट मिलेगी उस सीट का 2 गुना संयुक्त निर्वाचन में हम आपको देंगे। तो आप संयुक्त निर्वाचन में रहें, आपको सीट ही तो पृथक चाहिए, तो पृथक निर्वाचन के माध्यम से नहीं, संयुक्त निर्वाचन के माध्यम से आपको निर्वाचन संयुक्त होगा, सीट आपको ज्यादा मिल जाएंगी। क्योंकि मुद्दा यह है कि अंबेडकर जी का मानना यह है कि राजनीति में ठीक ठाक तरीके की भागीदारी नहीं होने के कारण हमारे लिए नीति नहीं बनती है, और हम नीति का हिस्सा नहीं है तो हम पिछड़े तो रहेंगे। और इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, तो ठीक बात, मतलब सही बात है एक तरीके से, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। पर ब्रिटिशर्स ने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो सो गुड। बाद में गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है उन्होंने धार्मिक भजन कुछ गाए, गांधी जी ने उपवास तोड़ा। गांधी जी फिर थोड़े समय बाद हरिजन नाम की पत्रिका से प्रकाशन भी शुरू करते हैं। 1932 में उन्होंने आत्मशुद्धि आंदोलन चलाया, 21 दिन का फिर से उपवास किया। ये सब चीजें चलती रहीं, एक अलग बात है। अब ये आपने गांधी जी का एस्पेक्ट देखा, और गांधी जी ने ये सब क्यों किया ये आपने समझ लिया कि गांधी जी का ये मानना था कि अगर हमें चाहिए ही उस वर्ग का उत्थान तो उसके लिए सेपरेट होना एक ऑप्शन नहीं है। हम वैसे ही हिंदू मुस्लिम के रूप में अंग्रेजों के माध्यम से विभाजित हो चुके हैं, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने विभाजन किया है और हम विभाजित हैं, तभी तो अलग अलग दल काम कर रहे थे। वो एकता थी, वो एक अलग बात है, विभाजित भी तो थे। अब वही चीज हिंदू कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए, हम उसके अंदर ही रह करके काम करेंगे।
ये अंग्रेजों की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये कुछ उस तरीके का है जैसे आप एक बार समझिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो गरम दल और नरम दल के तौर पर 1907 में सेपरेट हो गई थी। वंस अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सेपरेटेड इन 1922 आफ्टर 1922 वी कैन से 1922 के बाद। तो 1923 में जब अलग से एक समाज अलग से जो है एक स्वराज पार्टी बनी, तो स्वराज पार्टी का मत कांग्रेस के मत से अलग था। लेकिन अब जब गांधी जी 1924 में छूटते हैं और वापस जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अलग रहो लेकिन रहना एक ही में, कांग्रेस में विभाजन नहीं दिखना चाहिए, भले ही विभाजित रहो। तो वही चीज है कि हिंदुओं में विभाजन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक वर्ग जिसको एक अलग से नीड है इस समय, तो उसकी नीड जरूर फिल की जाएगी। सेपरेशन दिखना नहीं चाहिए। अगर यही काम उस समय हिंदू और मुस्लिमों के साथ कर लिया गया होता 1905-6 के आसपास, तो शायद आज देश का विभाजन नहीं होता। पर गलती से आदमी सीखता है और फिर आगे की गलतियों को बचाता है, जो यहां दिख रहा है। बट पिछली वाली गलती इतनी बड़ी गलती थी कि एक देश के विभाजन तक चली गई। उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम अपनी ही दिशा में रख रहे हैं इस चर्चा को। आगे बढ़ाएं तो थोड़ा अंबेडकर जी का एस्पेक्ट ले लेते हैं कि आखिर अंबेडकर जी क्या चाहते थे। अंबेडकर जी आखिर क्यों इस सब बातों से सहमत नहीं थे और क्यों मजबूरी में उन्हें पूना पैक्ट करना पड़ा। तो एक तो डॉक्टर अंबेडकर जी इस समय तक, जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रवादी छवि बन चुकी है गांधी जी की, वैसे ही दलित राष्ट्र की छवि जो है वो, मतलब दलित उद्धारकर्ता की छवि जो है वो बन चुकी है अंबेडकर जी की। एक बड़ी हस्ती बन चुके हैं और उन्होंने कोई भी राजनीति हो, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर दूसरे भी उस समय राजनीतिक दल हुआ करते थे, किसी भी दल से उन्होंने अपेक्षा करी है कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन जो भी दल नहीं कर रहा है वो दल हमारे काम का नहीं है। और आप जाति व्यवस्था के पीछे इतना उदासीन क्यों रहते हैं? ऐसे राष्ट्र को स्वतंत्र करा के क्या करेंगे जो जाति में बटा रहेगा? अंग्रेजों से आजादी ही पूर्ण आजादी है क्या? और इसीलिए अंबेडकर जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता गांधी जी की भी आलोचना करी। उन्होंने इस बात की आलोचना करी कि गांधी जी जो हैं वो जो अस्पृश्य है उस समाज में, जो दलित वर्ग है, उस दलित वर्ग को नाम देते हैं, कहते हैं हरिजन है। आप हरिजन देकर के बेचारा घोषित करना चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि हमको किसी का, मतलब ये कोई करुणा की चीज नहीं है कि आप हमारे प्रति करुणा दिखाएं। हक और करुणा में अंतर होता है। करुणा मतलब दया नहीं, दया वाली क्या बात है इसमें? आप जिस तरीके से नामकरण करके उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे करुणा में कि यार इनको भी लेके चलना है आगे, ये कोई इस तरीके की बात नहीं है। अंबेडकर ब्रिटिश शासन से तो पूर्णतः असंतुष्ट हैं ही, लेकिन आंतरिक जो नेतृत्वकर्ता हैं, भारतीय नेतृत्वकर्ता, उनसे भी असंतुष्ट हैं। 8 अगस्त 1930 की बात रही होगी, 1930 अगस्त 8। जो भी डिप्राइव्ड क्लास है उसका एक सम्मेलन बुलाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और उस सम्मेलन में उन्होंने सबको बताया कि तुम्हें अगर अपना उत्थान चाहिए, अगर तुम्हें अपना उत्थान चाहिए तो अपनी राजनीतिक दृष्टि जो है, दृष्टि ये तीव्र करनी पड़ेगी, मेन स्ट्रीम से जुड़ना पड़ेगा और राजनीतिक दृष्टि को सबके सामने रखना पड़ेगा। अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा तुम्हें, और खुद राजनीतिक शक्ति जो है बन करके अपनी जो शोषित समस्याएं हैं उसका समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद निकालना पड़ेगा। हम कांग्रेस के पीछे नहीं पड़ सकते हैं कि हमें अधिकार दो, हम अंग्रेजों के पीछे नहीं पड़ सकते हैं कि हमें अधिकार दो, हमें खुद अपना अधिकार बनाना पड़ेगा। एंड इट वॉज जस्ट पैरेलली लाइक कि हमें भारत से आजादी चाहिए नहीं, वैसा वाला कुछ कॉन्सेप्ट। आजादी है हमारी, हम उनके गिड़गाने की चीज नहीं आजादी। वैसे ही यहां पर भी है कि हम राजनीतिज्ञों के या राजनीतिक दलों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? हम क्यों नहीं राजनीतिक दल बन रहे हैं? तो अगर हमें अपनी समस्याओं का निवारण चाहिए तो हमें राजनीतिक शक्ति बन के समस्याओं का निवारण निकालना पड़ेगा, उनके बराबर उचित स्थान लाना पड़ेगा। बात हमेशा बराबर में होती है।
जब रावण के दरबार में अंगद गए तो अंगद को स्थान नहीं दिया रावण ने और कहा कि ऐसे ही खड़े होकर के बताओ। तो रावण ने, अंगद ने क्या किया? अच्छा, ऐसा क्या? तेरे से ऊंचा सिंहासन करूंगा। बराबरी वालों में बात होती है, छोटे बड़े में कैसे बात होगी? तो बराबरी आओ, शिक्षित बनो, राजनीति में आओ। और इन सब के लिए ही उन्होंने, और इसीलिए उन्होंने जो हरिजन शब्द कहा, वो हरिजन शब्द की उन्होंने निंदा करी। 1941 से 1945 के बीच बहुत बड़ी मात्रा में अपने इस पॉलिटिकल अवेयरनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे लेखन के भी कार्य किए और बहुत सारी उनकी किताबें भी छपी। जैसे एक किताब है उनकी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 1941 से 45 के बीच की बात है, तो उस समय तक पाकिस्तान का विचार तो बहुत ज्यादा पृष्ठभूमि पे आ चुका था। 1940 के आगे की बात है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसमें मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक मुस्लिम कंट्री की मांग करी गई थी। और इसमें जो मुस्लिम लीग की मांग हुई थी, उस मुस्लिम लीग की मांग की इन्होंने जबरदस्त आलोचना करी थी, जबरदस्त आलोचना। तो इससे यह साबित होता है कि सेपरेटिज्म जो है वो ये समझते हैं कि ठीक नहीं है। तो जब पूना समझौता में ये बात हुई होगी गांधी जी के पक्ष की तरफ से, तो उन्होंने इसीलिए शायद पूना पक्ष में, पूना समझौते पे साइन किया होगा। दूसरा है, एक किताब उनकी है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव टू डू फॉर द अनटचेबल्स। We can say what Congress and Gandhi have done to the untouchables. What Congress and Gandhi have done for untouchables. तो क्या किया है अनटचेबल्स के लिए, अस्पृश्य लोगों के लिए गांधी और कांग्रेस ने क्या किया, इसके माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। बहुत जबरदस्त प्रहार किए गांधी जी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर भी। एक और किताब है जो बहुत फेमस, उनके, हूवर द शूद्रास। हूवर द शूद्रास। कौन थे शूद्र? शूद्र कौन थे? इसमें उन्होंने हिंदू कम्युनिटी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर एक कटु आलोचना करी है। – 1948 के आसपास शायद है, बहुत कटु आलोचना करी है। तो गांधी और अंबेडकर के विचार, गांधी का विचार क्या था वो आपने समझा कि हमें एक वर्ग का उत्थान चाहिए लेकिन सेपरेट होके नहीं करना चाहिए। और इसीलिए गांधी जी ने इस पर्टिकुलर गांधी और अंबेडकर समझौते के बाद अपने रचनात्मक कार्यों में तीव्रता दिखाते हुए दलित समाज के लिए बहुत सारा काम किया था। और इसी में आपने देखा कि हरिजन पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान है। जगह जगह अनटचेबलर्स के प्रति जो है उन्होंने खूब सारे कैंपेनिंग भी करी, मतलब वो थोड़ा सा मूवमेंट उन्होंने बढ़ाया। और इधर अंबेडकर जी ने राजनीतिक महत्व में योगदान होना चाहिए। तो हमें, वो कह रहे हैं कि अगर यार हरिजन कह करके बुला रहे हो आप, तो हरिजन का मतलब क्या है? भगवान के लोग। कोई आधारहीन बात है ये मेरे लिए कि आप एक पिछड़े हुए व्यक्ति को भगवान के लोग बता रहे हैं, भगवान के लोग। और अगर ये भगवान के लोग हैं तो फिर पिछड़े क्यों हैं? और क्या जो अगड़े हैं, क्या वो भगवान के लोग नहीं हैं? और हमसे आप बात करते हैं कि मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं, आप एक पिछड़े हुए व्यक्ति को हरिजन कह करके अगड़े हुए व्यक्ति को पिछड़ा बना रहे हैं। तो वो हरिजन नहीं है क्या? क्या हरिजन सिर्फ शूद्र है? और क्या सवर्ण आपके हरिजन कह देने से अवर्णों को हरिजन मान ले रहे हैं और उन्हें गले लगा ले रहे हैं, उनके साथ बैठ के खा ले रहे हैं, उनके साथ पढ़ ले रहे हैं?
ये केवल हरिजन कह देने से नहीं होगा। एक स्त्री जिसका शील भंग हो गया हो, एक देश जो गुलाम हो, क्या वो किसी को क्षमा करेगा? नहीं, उसके पास वो अधिकार कहां से आएगा? स्वतंत्र जो होगा वो ये काम कर पाएगा। तो इनसे स्वतंत्र होना, ये स्वतंत्र होने की तरफ दलित वर्ग जो है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसे स्वतंत्रता की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। स्वतंत्रता किस चीज से चाहिए, ये एक मुद्दा है। स्वतंत्रता चाहिए उस मानसिकता से जो पिछड़े को पिछड़ा बनाता है, और ये राजनीति से ही इसका मार्ग निकलेगा। पर आज के समय में आपसे पूछना चाहता हूं कि उस समय गांधी और अंबेडकर ने जैसे तैसे राष्ट्र को तो बचा लिया। दोनों की दिशा अलग अलग थी, कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों महापुरुष हुए। दोनों की एक उत्कट, हम कह सकते हैं कि सृजनात्मक विचारधारा जो है, वो आज भारत से विश्व के पटल पर देखने को मिलती है। एक शानदार खूबसूरत इतिहास दोनों महानुभावों का है, और दोनों जो है वो एक विशेष सामाजिक जो अनुपयोगी समाज जिसको लोग कह रहे हैं, उसकी उपयोगिता के ऊपर बल देते हैं। और शायद इसीलिए भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसको राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। पर शायद गांधी जी आज के समय में और अंबेडकर जी भी आज के समय में होते तो वो आज क्या देख रहे होते कि उन दोनों लोगों के अथक प्रयास करने के बावजूद भी वो क्लास आज केवल राजनीति का ही हिस्सा बन करके रह गया है। क्या अंबेडकर जी ने यह कहा था कि तुम राजनीति में जाना तो राजनीति का ही हिस्सा बन करके रह जाना? एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि राजनीति का शिकार होते हुए नजर आते हैं। आरक्षण उस समय की उपयोगिता थी और आज एक राजनीतिक मुद्दा है। आज एक वोट बैंक है आरक्षण। उस समय वहां पर वोट जैसी कोई बात नहीं थी, वहां तो पृथक होकर के हम नहीं चल रहेंगे, इसलिए साथ में लेकर के चलेंगे, और राजनीतिज्ञों ने उसमें राजनीति कर ली। आज उसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं, इस पर मेरा एक स्पष्ट जवाब है कि इक्वलिटी आनी चाहिए। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट मोटो ऑफ आरक्षण? टू क्रिएट द इक्वलिटी इन द सोसाइटी। अब यह हो सकता है कि आपको सुनने में अच्छा लगा हो या ना लगा हो, पर जब राजनीति करने का प्रयास किया जाएगा तो उसमें यही लगेगा कि आरक्षण कभी भी खत्म नहीं होगा। पर जब आप सोशलिस्ट विचारधारा से सोचेंगे, एक समाजवादी विचारधारा से सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि सबको बराबर आने का हक है। जो उस समय नहीं था उसका मार्ग था राजनीति, पर यह मार्ग कब तक रहेगा? क्या दलितों को उनके अधिकार कभी नहीं मिलेंगे? क्या दलितों को उनके अधिकार सिर्फ राजनीति का हिस्सा बनकर के रह जाएंगे, जिसमें उन्हें सिर्फ जैसे बकरी को सीधे रास्ते पर जब चलाना होता है तो उसके गर्दन में एक ऐसे आगे हरा पत्ता जो है लटका दिया जाता है, और वो आगे बढ़ती रहती है और पत्ता आगे बढ़ता रहता है। उसे लगता है कि पत्ता ही तो पाना है मुझे। यही बन गया है आज आरक्षण। उपयोगिता यह होनी चाहिए कि अगर बकरी भूखी है तो उसे पत्ता दे दिया जाए खाने के लिए, उस पर राजनीति ना करें। भूख का मामला है, भूख का मामला है जनाब। उसे उसकी पत्ती दे दें, उसे उसका भोजन दे दें। आरक्षण राजनीति में उतना उपयोगी है और तब तक उपयोगी है जब तक कि लोगों को बराबर हिस्से में नहीं लाता, परंतु वह अनुपयोगी है अगर वो बराबर ला ही नहीं पा रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब हमारे इस विचार को समझ पाए होंगे, गांधी जी और अंबेडकर जी के विचार को समझ पाए होंगे। जाते जाते आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ जा रहा हूं पूना पैक्ट के ऊपर। हालांकि पूना पैक्ट पे हम सेपरेट क्वेश्चन करेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्रिएट करके दीजिएगा और आप अपनी राय प्रस्तुत कीजिएगा कि आप किसके पक्ष में हैं, गांधी जी या फिर अंबेडकर जी, या फिर दोनों के पक्षों के साथ आपकी आप जो है संयुक्त विचार रखते हैं, या दोनों के ही विचारों से असहमत हैं। आप किस प्रकार के विचार रखते हैं? मैं चाहूंगा कि इस पे ठीक ठाक एक सभ्य
कमेंट्स में देखना चाहूँगा और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंत में कई सारे कमेंट देखूंगा ज़रूर। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक मैच्योर माइंड से, जैसे मैंने आपके सामने डिस्कशन करते हुए इस चीज़ को रखा है, आई होप कि आप भी उसी तरीके का एक डिस्कशन करें। आप सबका समय शुभ हो। आप सब लोगों को जाते जाते मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आप प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ना चाहते हैं, कॉम्बो बैच लीजिएगा तो 39,999 में आपको विरध लाइव कोड के साथ ही बैच मिल जाएगा। 2026 के लिए, 2027 के लिए आप ये बैच लेना चाहते हैं तो 36,999 में मिल जाएगा। ये कॉम्बो नहीं है, कॉम्बो करेंगे तो 10,000 रुपये इसमें और जोड़ दीजिएगा। विरध लाइव कोड शाम 6 बजे से ये बैच शुरू हो रहा है 27 तारीख से। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 का बैच 22 तारीख से शुरू है। विरध लाइव कोड इस्तेमाल करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। 22 सितंबर से बैच है। और इसके अलावा जो है आप ऑप्शनल की बात करते हैं तो ऑप्शनल में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी सुझाव, किसी भी सहायता के लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर हमारे ईमेल आईडी पर जरूर जुड़ें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।